दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। जय गंगी माता। आज मैं फिर से आपके सामने प्रयागराज महाकुंभ की जानकारी लेकर आया हूँ। ये जानकारी 29 जनवरी की मौनी अमावस्या के बारे में है, क्योंकि मौनी अमावस्या पर कई नियम बदल रहे हैं जिन्हें जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर आप लोग प्रयागराज महाकुंभ में यात्रा करने आ रहे हैं तो आपके मन में कई सवाल होंगे कि 29 जनवरी को मौनी अमावस्या पर प्रयाग आकर हमें किस घाट में स्नान करना चाहिए। तो ऐसे ही 10 सवालों के बारे में बात करेंगे। मैं आपको इस वीडियो में जवाब दूंगा। पहले हम उन 10 सवालों को पढ़ेंगे जो आपके दिमाग में चल रहे होंगे और फिर पूरी जानकारी देंगे। कह सकते हैं ए से लेकर जेड तक की पूरी जानकारी मिलेगी। अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो प्रयागराज महाकुंभ की यात्रा आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगी। 29 जनवरी को श्रद्धालु एक अलग ही अंदाज में पहुंचेंगे और उम्मीद है कि 29 जनवरी को मौनी अमावस्या पर करीब 9 से 10 करोड़ श्रद्धालु प्रयागराज आएंगे। तो अब आप समझ सकते हैं 10 करोड़ इतनी बड़ी संख्या है, ये कैसे होगा, किस दिशा से लोग आएंगे और उन्हें स्नान कहाँ कराया जाएगा, ये सब हम इस प्लान में बताने वाले हैं। क्योंकि 10 करोड़ लोग संगम पर आकर स्नान तो नहीं कर सकते। जो मुख्य संगम है वहां 1-2 लाख, ज़्यादा से ज़्यादा 3 लाख लोग पूरे दिन में स्नान कर पाएंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना, स्किप मत करना। और आपका जो दोस्त या रिश्तेदार 29 जनवरी के आसपास प्रयागराज महाकुंभ में डुबकी लगाने जा रहा है, उन तक ये वीडियो जरूर भेजना। वीडियो के अंत में मैं तुम्हें 27 जनवरी यानी आज के दिन के ताज़ा दर्शन भी दिखाऊंगा, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। हर एक वीडियो का हर एक हिस्सा आपके लिए बहुत खास है। इसमें जानकारी भी है और आज के ताज़ा दर्शन भी हैं। ये दर्शन मुख्य संगम के आसपास के होंगे, हम वहां के दृश्य भी दिखाएंगे। तो वीडियो को शेयर कर देना ताकि सबको इस वीडियो के बारे में पता चले, जानकारी भी मिले और आज के दर्शन भी। पहले हम 10 प्रश्न पढ़ते हैं जो कि 29 जनवरी के हैं। सबसे पहले आपके मन में सवाल आता है कि प्रयागराज कैसे पहुँचे। दूसरा सवाल है कि हम किस घाट पर स्नान करेंगे। हम इस जिले से आ रहे हैं, हमारे लिए कौन सा घाट 29 जनवरी के लिए एक तरह से रिजर्व है, क्योंकि हर दिशा से आने वाले लोगों को 29 जनवरी को अलग अलग घाट पर स्नान कराना होगा। अगर सारे लोग एक साथ प्रयागराज में आ गए तो शहर पूरा जाम में फंस जाएगा। आप भी परेशान होंगे। आपको कई किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ सकता है, इससे भी ज़्यादा चलना पड़ सकता है। श्रद्धालुओं को देखते हुए सभी की सुरक्षा के लिए हर दिशा से आने वाले लोगों के लिए अलग अलग घाट बनाए गए हैं। इसलिए वीडियो को पूरा देखना जरूरी है। इसके बाद आपके मन में सवाल आएगा कि प्रयागराज में कहाँ रुके, पैदल कितना चलना होगा। कुछ लोग ये सोचेंगे कि संगम तक कैसे पहुँचे, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। फिर हम स्नान करने का सही समय जानेंगे ताकि श्रद्धालु कम दिखें और आराम से स्नान कर सकें। 29 जनवरी को भीड़ कितनी होगी ये भी बताएंगे। के आसपास हम आपको बताएंगे कि अगर हम प्रयागराज महाकुंभ में गए हैं तो और कहां कहां दर्शन कर सकते हैं, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। साथ ही कई लोगों के मन में ये सवाल होगा कि अगर हम प्रयागराज महाकुंभ में जा रहे हैं तो संत महात्माओं के दर्शन कैसे और कहां करेंगे। एक और ख़ास सवाल है कि प्रयागराज महाकुंभ में कब जाना चाहिए। कुछ लोग ये भी सोच रहे हैं कि हमें उस समय जाना चाहिए जब श्रद्धालु कम हों, ताकि भीड़ का सामना न करना पड़े। तो लोग यही सोच रहे हैं कि कब जाना सही रहेगा, मैं आपको बताने वाला हूं, तो बस वीडियो को देखिए। इन खास सवालों के बारे में हम पूरी डिटेल में जानकारी देंगे। दोस्तों, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप ऐसे ही लगातार प्रयागराज महाकुंभ की वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, क्योंकि इस चैनल पर लगातार प्रयागराज महाकुंभ की अपडेट्स आ रही हैं, दर्शन कराया जा रहा है और पूरी जानकारी दी जा रही है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आइए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहला सवाल है कैसे पहुँचे प्रयागराज। अगर आपके शहर से डायरेक्ट ट्रेन है तो फिर पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस टिकट चेक कर लो, अगर उपलब्ध है तो बुकिंग कर लो। लेकिन 29 जनवरी के आसपास की सीटें शायद पूरी बुक हो गई होंगी। अगर आपके शहर से डायरेक्ट ट्रेन नहीं है तो आप दिल्ली की तरफ आ सकते हैं। दिल्ली से प्रयागराज के लिए बहुत सारी ट्रेनें मिल जाएंगी।
हम ये कह सकते हैं कि 50 से ज़्यादा ट्रेनें दिल्ली से प्रयागराज के लिए जाती हैं। अगर आप लखनऊ से आ रहे हैं या वाराणसी से आ रहे हैं तो वहाँ से आपको प्रयागराज के लिए लगातार ट्रेनें मिल जाती हैं। वहीं अगर आप बंगाल, पटना या हावड़ा की तरफ से आ रहे हैं तो भी आपको प्रयागराज के लिए बहुत सारी डायरेक्ट ट्रेनें मिल जाती हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मुंबई की तरफ से जो ट्रेनें हैं वो शायद डायरेक्ट प्रयागराज नहीं आती। तो उनके लिए सबसे पहले आपको दिल्ली आना होगा, फिर दिल्ली से ट्रेन पकड़कर आप पहुंच सकते हैं। दिल्ली से बाय बस भी आ सकते हैं, और अगर आपके शहर से ट्रेन की सुविधा नहीं है तो आप बस से आराम से प्रयागराज पहुंच सकते हैं। प्रयागराज इतना बड़ा शहर है कि ज़्यादातर जगहों से बस की सीधी सुविधा मिल जाएगी। आप बस से पहुंच सकते हैं। दोस्तों, आपके लिए एक बहुत ज़रूरी जानकारी है। आपके मन में एक बड़ा सवाल होगा कि अगर हम प्रयागराज महाकुंभ में जा रहे हैं तो कहाँ रुक सकते हैं। पहली बात, अगर आप 29 जनवरी के आसपास जा रहे हैं तो रूम, होटल या कॉटेज के चार्जेस, कैंप में जो भी सुविधाएं हैं उनके चार्जेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। सिर्फ सरकारी मेले के इलाके में जो रन बसेरे या बाकी टेंट कैंप हैं वहां आपको वही रेट मिलेंगे। इसके अलावा जितनी भी प्राइवेट प्रॉपर्टी हैं उनके रेट कई गुना ज़्यादा हो जाएंगे। जो रूम आपको 2000, 3000 में मिलते थे वो अब 1200, 15000 के आसपास भी मिल सकते हैं। क्योंकि जितने ज़्यादा लोग आएंगे उतनी ही ज़्यादा रूम मिलने में दिक्कत होगी और प्राइस भी काफ़ी बढ़ जाएंगे। फिर भी मैं आपको 2-3 प्रॉपर्टी की डिटेल वीडियो में दूंगा जिनमें शुक्ला निवास है। वो एक होटल है जिसका नाम है होटल एस ग्रांड। उसके साथ ही विष्णुधाम कॉटेज भी है। इनके जो नंबर हैं वो आपको दिख रहे होंगे और आप इनसे बात कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर अवेलेबल है तो आप लोग बुकिंग भी कर सकते हैं। एक त्रिवेणी इन भी है, आप वहां भी बात कर सकते हैं। यहाँ पर काफ़ी सारे रूम्स हैं। बहुत से लोग कह रहे थे कि आप जो महंगी प्रॉपर्टी की जानकारी दे रहे हैं, देखिए ये प्रॉपर्टी के प्राइस कुंभ से पहले 1500, 1400, 1600 ऐसे ही रेट पर हुआ करते थे लेकिन वही रेट जो अब 8 लाख हो गए हैं, तो इसमें मैं कुछ नहीं कह सकता क्योंकि अभी महाकुंभ चल रहा है। जो भी मौका मिल रहा है वो उतना पैसा बनाने की कोशिश कर रहा है। तो ये प्रॉपर्टी महंगी नहीं है, लेकिन अभी महाकुंभ के टाइम पर महंगी हो गई है। दूसरा जो बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए, अगर आप लोग कानपुर, लखनऊ, रायबरेली की तरफ से आ रहे हैं तो आपको जो स्नान करने वाले घाट हैं वो 9 और 10 सेक्टर के आसपास रखे गए हैं। यही जानकारी अभी मिल पाई है कि सेक्टर 9 और 10 के आसपास के घाट हैं वो ऐसे हैं जैसे कानपुर, लखनऊ, रायबरेली और आसपास के जिलों जैसे फतेहपुर के लिए 910 रखा गया है। कोशिश ये है कि शहर में सभी लोग एंटर न करें, साइड से आकर स्नान करें। क्योंकि अगर शहर में आ गए तो पूरा शहर जाम हो जाएगा और फिर बहुत सारे लोगों को परेशान होकर लौटना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप चित्रकूट, रीवा, सतना, कटनी या जबलपुर की तरफ से आ रहे हैं तो आपके लिए अरल घाट रखा गया है। जब प्रयागराज में शहर में एंट्री करते वक्त नैनी के पास, नैनी पुल के बगल में अरेल घाट है। ये एक बड़ा घाट है और यहाँ पक्का घाट भी है, काफ़ी जगह है। मैं फिर से बता देता हूँ, अरेल घाट उन लोगों के लिए है जो रीवा, सतना, कटनी, जबलपुर, मिर्जापुर की तरफ से आ रहे हैं। अगर आप जौनपुर, वाराणसी या आसपास के जिलों से आ रहे हैं तो आपके लिए एरावत घाट है, वहां जाकर स्नान कर सकते हैं। संगम तक पहुंचने में जो गलती होगी वो आप खुद करेंगे। फिर तो आपको पैदल ही चलना पड़ेगा और हो सकता है कि आप जाम में फंस जाएं और आपका स्नान का सारा टाइम बर्बाद हो जाए। ये खास जानकारी है, वीडियो को आगे जरूर शेयर करते रहिए। पैदल चलने की बात मैं कई बार कह चुका हूँ। ये समझ लीजिए कि अगर आप संगम में जाकर स्नान करने का सोच रहे हैं तो आपको शायद 15-20 किलोमीटर पैदल चलना पड़े। इस बात का ध्यान रखें। फिर भी बहुत से लोगों के मन में एक सवाल होगा कि अगर हम स्नान करने जा रहे हैं तो संगम में ही क्यों ना स्नान करें। करने का तरीका हमने पिछली वीडियो में बताया था। अगर आप इस बात को फॉलो करेंगे तो मुझे लगता है कि आप संगम में जाकर डुबकी भी लगा सकते हैं। सबसे पहले आपको बरना चौक पर रुकना पड़ेगा, वहीं से कीटगंज की ओर जाना है। कीटगंज के पास 2-3 घाट हैं, बलुआ घाट, गौ घाट और बोट क्लब। ये तीनों घाट संगम से थोड़े साइड में हैं,
लेकिन यहाँ से आपको बोट मिल जाएगी और आप बोट में बैठकर संगम तक पहुँच सकते हैं और वहाँ डुबकी लगा सकते हैं। इस बात का ध्यान रखें। और 29 जनवरी को सारे अखाड़े जितने भी हैं 13। अगर आप स्नान करने वाले हैं तो पहले ये समझ लें कि संगम वाला एरिया यानी संगम घाट पूरा दिन अखाड़ों के लिए ही रहेगा, तो बाकी लोगों को वहां स्नान करने का मौका बहुत कम मिलेगा। इसलिए गलती ना करें और अगर संभव हो तो साइड में जो घाट हैं वहीं स्नान कर लें। अगर आपके साथ छोटे बच्चे या बड़े बुजुर्ग हैं तो मेरी सलाह है कि 30 जनवरी के आसपास की यात्रा को थोड़ा आगे बढ़ा दें। भीड़ में स्नान करना बहुत मुश्किल होगा कि 9 से 10 करोड़ श्रद्धालु आ सकते हैं, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। 10 करोड़ श्रद्धालुओं को ध्यान में रखकर तैयारी की जा रही है। मौनी अमावस्या, जो कि प्रयागराज महाकुंभ का सबसे खास स्नान है, के लिए सबसे ज्यादा तैयारी की गई है। और एक और बात है, पहले कुछ गाड़ियां और बाइक्स संगम के आसपास या मेला क्षेत्र में चली जाती थीं, लेकिन अब उनकी सर्विस एक तरह से बंद कर दी गई है। अब आपकी कार या बाइक किसी भी हालत में संगम की ओर नहीं जा सकती, आपको दूर से ही पार करना होगा। बताता हूँ, दर्शन करने के जो मुख्य जगहें हैं। अगर आप 29 जनवरी को जाते हैं और स्नान कर लेते हैं और 1-2 दिन रुककर दर्शन करना चाहते हैं तो लेटे हुए हनुमान जी मंदिर में दर्शन कर सकते हैं, अक्षय वट में भी जा सकते हैं और साथ ही सरस्वती कूप में भी दर्शन कर सकते हैं। लेकिन मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि 29 जनवरी को मुझे लगता है लेटे हुए हनुमान जी मंदिर, अक्षय वट और सरस्वती कूप में दर्शन नहीं होंगे। पहले भी बताया गया था कि अमृत स्नान के आसपास इन मुख्य स्थानों पर दर्शन बंद रहेंगे। लग रहा है कि आपको लाइन में लगने में 8 से 10 घंटे लग जाएंगे। इसी को देखते हुए सुरक्षा के कारण आप इन तीनों जगहों पर दर्शन नहीं कर पाएंगे। हो सकता है कि 29-30 तारीख के बाद 31 तारीख तक फिर से इन प्रमुख स्थानों के दर्शन शुरू हो जाएं। नाग वासुकी मंदिर की बात करें तो आप वहां जाकर दर्शन कर सकते हैं। मुझे लगता है कि नाग वासुकी मंदिर में दर्शन हो जाएंगे क्योंकि वो संगम क्षेत्र से 3 किलोमीटर दूर है, थोड़ा बाहर की तरफ है। लेकिन वहां भीड़ होगी और आपको लाइन लगानी पड़ सकती है संत महात्माओं के दर्शन के लिए। कैसे करें? देखिए, संत महात्माओं के जितने भी दर्शन हैं 29 जनवरी को सारे संत महात्मा संगम क्षेत्र में पहुंचेंगे। उस दिन अपनी छावनी में सुबह 3-4 बजे से स्नान शुरू हो जाएगा। फिर वो छावनी से बारी बारी से एक अखाड़े में जाएंगे और डुबकी लगाएंगे। ये जो समय है ये ज्यादातर संत महात्माओं का रास्ते में और डुबकी लगाने में ही बीतेगा। इसलिए आपको 29 जनवरी को शायद शाम तक दर्शन मिले या फिर अगले दिन 30 या 31 जनवरी को आप दर्शन कर पाएंगे या फिर संगम क्षेत्र पहुंच जाएं, तो जो रास्ता है वो अखाड़े की तरफ संगम की ओर जाएगा। वहां जाकर आप खड़े होकर दर्शन कर सकेंगे। ये बात ध्यान में रखना जरूरी है। एक और जरूरी बात है, अगर आप मुख्य संगम में स्नान करना चाहते हैं तो रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक का समय बहुत अच्छा है। इस समय पर जाएंगे तो संगम क्षेत्र में आपको बहुत कम श्रद्धालु मिलेंगे और आप स्नान कर पाएंगे। हालांकि अमृत स्नान के दिन ये बात लागू नहीं होती। रात को स्नान करने का मौका मिलेगा। पूरी रात आपको लाखों लोग घाट पर नजर आएंगे। तो ये ध्यान रखें, नॉर्मल दिनों में रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक आप संगम में स्नान कर सकते हैं। अब मैं आपको एक जरूरी जानकारी देने वाला हूं। मुझे लगता है ये जानकारी और भी महत्वपूर्ण है क्योंकि कई लोग भीड़ से बचना चाहते हैं। वो सोच रहे हैं कि प्रयागराज महाकुंभ में जाकर स्नान करेंगे, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि संख्या कब कम होगी। तो देखिए, 29 तारीख को मौनी अमावस्या है, 28 तारीख से लेकर आज 27 तारीख तक तो भीड़ ही भीड़ है। 27 को भी भीड़ रहेगी, 28-29 को तो धमाल होगा। 30-31 को ये 4-5 दिन पूरा हाउसफुल रहेगा प्रयागराज में। उसके बाद अगर बात करें तो 1 तारीख को शायद थोड़ी कम भीड़ होगी, लेकिन 2 तारीख को बसंत पंचमी है तो 2-3 तारीख को फिर से भीड़ बढ़ जाएगी। मेरी सोच के हिसाब से 5-6 तारीख के बाद थोड़ी बहुत कम हो जाएगी और उस समय संत महात्मा भी अपने अपने मुख्य स्थानों के लिए निकल जाएंगे। तो 5-6 तारीख के बाद प्रयागराज में काफ़ी हद तक भीड़ कम हो जाएगी। महाकुंभ में जाना बहुत आसान हो जाएगा और अगर आप स्नान करना चाहते हैं तो 10 फरवरी के बाद जाए, तब वहां पर भीड़ कम होगी। फिर आप आराम से डुबकी लगा सकते हैं। आखिरी स्नान 26 फरवरी को है, शिवरात्रि के दिन। महाकुंभ के दौरान कभी भी जाकर स्नान कर सकते हैं।
वीडियो कैसी लग रही है हमें कमेंट करके बताइए। मेरी कोशिश रहती है कि आपको सही जानकारी दूं ताकि आपकी यात्रा आसान हो सके। बाकी जो बातें मैंने बताई हैं वो सब जानकारी सही है, वही जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। इसके अलावा जो मैंने आपको बताया था कि कीटगंज के पास बोट क्लब है, गौ घाट है, बलुआ घाट है, यहाँ से आप बोट लेकर संगम तक जा सकते हैं। ये काफ़ी आसान हो जाएगा। मेले में अंदर एंट्री भी नहीं होगी और आपका संगम में स्नान भी हो जाएगा, इससे आप भीड़ से बच जाएंगे। दोस्तों, अब आप सभी 27 जनवरी के दिन प्रयागराज महाकुंभ के ताज़ा दर्शन कर सकते हैं। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं वो 27 जनवरी के दिन की है। सुबह सुबह लगभग 7-8 बजे के आसपास के दृश्य हैं। बताया गया था कि श्रद्धालुओं की संख्या थोड़ी कम रहती है, लेकिन जैसे ही सुबह 9 बजे बजते हैं तब से लेकर रात के लगभग 9 बजे तक बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। तो इन दृश्यों को देखकर ये मत समझना कि इस समय श्रद्धालुओं की संख्या कम है। रोज श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन सुबह सुबह थोड़ी कम होती है और फिर दिन भर बढ़ती रहती है। फिर रात 10 बजे के आसपास संख्या फिर से कम होने लगती है। तो आप सभी प्रयागराज महाकुंभ के ताज़ा दर्शन कर सकते हैं और ये मुख्य संगम है जहां पर गंगा, यमुना और सरस्वती, ये तीनों पवित्र नदियों का संगम है। देखिए, आज भी यहाँ लाखों श्रद्धालु आए हुए हैं और पवित्र गंगा जल में नहा रहे हैं। मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को भी ज़रूर भेजें ताकि सबको पहले से जानकारी मिल सके। इतनी संख्या तो ठीक रहती है, लेकिन जब ये कई गुना बढ़ जाती है तो फिर यहाँ पर हाउसफुल हो जाता है और लोगों को सोचना पड़ता है कि कहाँ स्नान करें। क्योंकि संगम जो असली संगम है, वहाँ पहुँचने के लिए या तो आप बोट में बैठकर जाए और वहाँ स्नान कीजिए। जो सामने का नज़ारा है वो असली संगम है और बोट पर जाना पड़ता है। बाकी ये जो जगह है ये थोड़ा सा एरिया है जहाँ संगम होता है और यहाँ तीनों पवित्र नदियाँ मिलती हैं। यही वो जगह है जहाँ सभी खासकर अखाड़े वाले स्नान करते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है? ये 27 जनवरी सुबह का ताज़ा नज़ारा है। अगर आपके मन में प्रयागराज महाकुंभ को लेकर कोई सवाल है तो आप हमें बता सकते हैं। एक बार फिर से बताना चाहूँगा कि आईडी मुकेश हेल्प है और हम आपको लगातार दर्शन कराते रहेंगे। यात्रा की सारी जानकारी, आगे आने वाले स्नान और बाकी दिन के बारे में हम आपको वीडियो देंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। नम शिवाय, गरा शिव गंगाधरा, हर हर बोले नमः शिवाय। वीडियो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें। अगर आप ऐसी ही जानकारी पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर लगातार जानकारी आती रहती है। आप सभी अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय गंगा माता, जय माता दी।